बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं ये DHA CSS डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स का फर्स्ट ईयर का प्रीलिम का पेपर है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी कि ये पेपर किस किस्म का बना हुआ। ओके अच्छा जी, पहला हमारे पास जो MCQ है उसके अंदर वो कह रहा है डायमेंशन ऑफ पावर। तो हम जानते हैं जो पावर है हमारे पास उसको हम लिखते हैं, इसका यूनिट लिखते हैं जूल पर सेकेंड, और जूल को हम लिखते हैं न्यूटन मीटर और सेकेंड। सो न्यूटन की जो डायमेंशन होती है वो होती है ML/T-2, और मीटर के लिए हम लगाते हैं L एंड सेकेंड्स के लिए लगाते हैं T। ओके सो ये हमारे पास क्या बनने जा रहा है M और L मल्टीप्लाई बाय L, दिस बिकम L स्क्वायर, और T की पावर ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, सो T रेज़ टू पावर -3। सो दिस बिकम द डायमेंशन ऑफ पावर ML स्क्वायर एंड T-3। सो ML स्क्वायर कहाँ गया, ML स्क्वायर T-3 सबसे पहले वाला। इसमें भी देखें इन्होंने यही काम किया, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि जो स्टैंडर्ड है वो M पहले लिखा जाएगा, फिर L लिखा जाएगा और फिर T लिखा जाएगा। इसको मेंटेन करना चाहिए, इसको मतलब गलती ही मानूंगा मैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, नंबर 2 कह रहा है कि इन द इक्वेशन S = C and T⁻³ the dimension of C are where S represent the distance and T represent time। सो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं और इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। हमारे पास है S = C and T⁻³। सो S डिवाइडेड बाय T⁻³ इज इक्वल टू C। S हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होता है, और जब भी मीटर आएगा हम कैपिटल L डायमेंशन लिखते हैं, और जो टाइम है उसकी डायमेंशन कैपिटल T और पावर 3। तो ये ऊपर लेके चले जाएं तो C इज इक्वल टू हमारे पास L and T⁻³ दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस कांस्टेंट C। सो L T⁻³ L T⁻³ ये जवाब नजर आ रहा है। नेक्स्ट वन, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी का मतलब 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है, सो यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वन हमारे पास कह रहा है इफ टू वेक्टर A एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखिए पैरेलल वर्डिंग्स में कहते हैं, मैथमेटिक्स में कहते हैं जब दो के दरमियान एंगल 0, ये मतलब होता है पैरेलल का। देयर वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम निकाल लेते हैं। एक वेक्टर है A और क्रॉस दूसरा वेक्टर है B, सो दिस बिकम AB sin थीटा, और साथ में इसको कोई डायरेक्शन होगी, चलो मैं इसको U कैप कह देता हूं, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है का मतलब ये है कि AB और इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है मेरे पास, इनटू U कैप। तो साइन 0 क्या होता है 0, और 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो पूरा जवाब क्या हो जाएगा 0। सो क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल हम वर्डिंग्स में कहते हैं, एक बार फिर मैं बता दूं, इसका मतलब मैथमेटिक्स में एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है। ओके सो हमारा जवाब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो द ऑप्शन इज 0। नेक्स्ट वन कह रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर F विद इटसेल्फ। सो बिल्कुल इसी तरीके से ये जिस तरीके से मैंने अभी ये किया हुआ है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है F और उसको मैं क्रॉस करता हूं उसके अपने साथ ही F, सो ये हो जाएगा F sin थीटा। अब मुझे वेक्टर F की डायरेक्शन नहीं मालूम, बट आई कैन गेस वन थिंग कि जो डायरेक्शन इस F की है वही डायरेक्शन इस F की है, दोनों सेम है ना। तो अगर दोनों सेम है तो दोनों आपस में क्या हुए, पैरेलल हुए, और पैरेलल का मतलब है कि साइन कितना हो जाएगा 0 और पूरा आंसर 0 हो जाएगा। सो इसका जवाब है हमारे पास 0। ओके नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम लोग। सॉरी, A डॉट B पे स्क्वायर है और A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर है, किसके बराबर है। ये काफी वेल नोन किस्म का MCQ है, इसको हम कर लेते हैं। देखिए अगर हमसे वो कहता है कि A डॉट B पे स्क्वायर और प्लस मॉड और A क्रॉस B पर स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या है। देखिए A डॉट B का मतलब होता है AB cos थीटा और ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, प्लस A क्रॉस B का मतलब होता है AB sin थीटा। तो AB sin थीटा का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी सॉरी A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको AB sin थीटा कहते हैं। अब डायरेक्शन नहीं लिखनी क्योंकि मैग्नीट्यूड बोल रहा है, और मैग्नीट्यूड पर उसने क्या लगाया स्क्वायर, तो हम स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर अप्लाई कीजिए, दिस बिकम A² B² एंड cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर भी स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए A² B² एंड साइन स्क्वायर थीटा। आई बिलीव सो समझ में आ रहा होगा। सो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है A² B² आ रहा है, ठीक है। यहां क्या बचा cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर क्या है
साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, जिसका जवाब होता है 1। तो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं a स्क्वायर b स्क्वायर से तो मेरा आंसर a स्क्वायर b स्क्वायर ही बनेगा ना। एग्रीड। सो ये जो जवाब है दिस इज a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट वन, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है हमारे पास F/R, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों की रेशियो होती है, दोनों का यूनिट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका यूनिट भी न्यूटन है और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका यूनिट भी न्यूटन है। सो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर देते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। सो नन ऑफ दीज, कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है द एक्सेलरेशन ऑफ ए 10 kg ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज। अब देखिए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक जिसका मैथ उसने दिया हुआ है, और हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि इस मैथ का कोई लेना देना हमारे पास नहीं है। यानी अगर कोई मैथ रखा हुआ है और वो मूव करके नीचे आ रहा है, सो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है g sin थीटा। g होता है 9.8 और दूसरी चीज जो चाहिए वो एंगल चाहिए हमें, और इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है उसने हमें कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। बस इसको कैलकुलेटर में रखें, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैथ्स का कोई जिक्र नहीं है। सो इस क्वेश्चन में जो उसने मैथ्स दिया हुआ है उस मैथ्स को हम कहीं पे यूज नहीं करेंगे। ओके, सो मैं इसको कैलकुलेटर में रखता हूं और जो जवाब आता है वो लिख देता हूं। मेरा आंसर आ रहा है ये 8.487 और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो 8.486 8.66 तो 8.486 दिस इज द आंसर एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा होगा, आसान सा है। ठीक है, मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है, बी केयरफुल, ये सिर्फ आपको धोखा देने के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं हम आपसे। कह रहा है स्टोन ऑफ मास 5 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ 2 kg एंड 3 kg। सो एक मैस था, वो उसको हमने प्रोजेक्ट किया, फेंका, वो हवा में जा रहा था, तो ब्लास्ट हो गया वो। तो लाइक एक बॉम्ब हो सकता है जो ब्लास्ट हो गया। जब ब्लास्ट हुआ तो उसके 2 पीसेस हो गए। अब वो कह रहा है कि 2 पीसेस, एक का मास 2 kg और दूसरे का मास 3 kg है। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द 2 kg पीस इज 3 मीटर पर सेकेंड देन द स्पीड ऑफ द 3 kg। तो याद रखिएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसका एक मोमेंटम होगा, जब वो एक्सप्लोड करेगा और 2 पीसेस में डिवाइड होगा तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमेशा सेम रहता है। सो बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन जो उसका मोमेंटम है वो सेम रहेगा। सो इसका मतलब है कि जो आफ्टर जो हमारे पास जो आफ्टर एक्सप्लोजन जो मेरे पास मोमेंटम है वो क्या होगा, जो पहली का मोमेंट, जो पहली दो पीसेस में डिवाइड होगा ना, पहले पीस का मोमेंटम और दूसरे पीस का मोमेंटम, ये दोनों के मोमेंटम आपस में क्या होंगे, सेम होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो मुझे इसको इस तरीके से करना चाहिए कि देखिए वो 2 पीसेस हैं, पहले पीस का मास वेलोसिटी, दूसरे पीस का मास एंड वेलोसिटी, ये दोनों मोमेंटम आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सो इफ द स्पीड ऑफ द 2 kg, पहला मास 2 kg और उसकी स्पीड उसने हमें कितनी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरा मास हमारे पास 3 है तो उसकी स्पीड हमारे पास v2 हमें मालूम करना है, तो 3 को वहां लेके चले जाइए। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/3 इज इक्वल टू v2, 3 से 3 कैंसिल, सो द आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 10 kg इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और साथ में n जो लिखा है वो यूनिट लिखा हुआ है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन है। ओके, इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 20 सेकंड, 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अभी हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा जरा से लंबा है लेकिन कोई मसला नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0, कह रहा है ना, इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जबकि टाइम उसने हमें कितना गिवन दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। तो अब आप मुझे बताएं, अगर मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf = vi + at यूज करता हूं, सो मैं बहुत आसानी के साथ क्या मालूम कर सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकता हूं। इनिशियल तो 0 है ना, अगर मुझे एक्सेलरेशन पता हो, एक्सेलरेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम से। सो मैं एक्सेलरेशन कैसे मालूम करूंगा, अब आप ये देख लीजिए, क्या हम ये बात जानते हैं कि f किसके बराबर होता है, ma।
सो दिस इंप्लाइज दैट ए किसके बराबर होगा, एफ अपॉन एम के बराबर होगा। अब सिर्फ सवाल ये है कि एफ हमारे पास कितना है, तो अगर आप क्वेश्चन में देखिए तो एफ उसने जो है ना वो हमें यह देखिए बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मुझे यहां पे क्या रखना है, वेक्टर फॉर्म में रखना है जी नहीं, मुझे यहां पे इसका मैग्नीट्यूड रखना है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई इशू ही नहीं है हमारे लिए। सो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर मुझे एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालूंगा, रूट लगाऊंगा, जो आई कैप है उसके साथ जो नंबर लिखा है उस पर स्क्वायर लगाते हैं। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस जे कैप के साथ क्या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा, +1 है तो +1, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस के कैप है तो -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 5 और 5 और 1 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा दिस बिकम, यहीं पे लिख लेता हूं √6, ये मेरे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई। तो यहां मैं फोर्स की जगह पे लिख रहा हूं √6 एंड डिवाइडेड बाय एम। एम मेरे पास मैथ कितना दिया हुआ है, 10 उसने दिया हुआ है। आई बिलीव सो, समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज ए, जिसको उठा के मैंने यहां पर पुट करना है और मैं जवाब मालूम कर लूंगा। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए जनाब, सो वी एफ मेरे पास इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, और ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं √6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टी, और टाइम मेरे पास कितना है, यह है 20, तो 10 1 एंड 10 2 जा, तो मेरा ख्याल है आप जवाब पे पहुंच चुके हैं। सो वी एफ है मेरे पास 2√6, सो दिस इज द आंसर 2√6, एंड वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, सो द आंसर इज 2√6 मीटर पर सेकेंड। आई बिलीव सो, समझ में आ रहा है आपके। Okay, if the radius of the circle is half, then the centripetal acceleration will be, okay जनाब, रेडियस को हम हाफ कर लेते हैं, तो मुझे बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r होता है। सो नई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं, आई बिलीव सो। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, सो 2v²/r, और ये सारी किसके बराबर है, प्रीवियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, सो 2ac। क्या ख्याल है, तो इसका मतलब अगर रेडियस को आपने हाफ किया तो सेंट्रीपिटल, जो नई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो प्रीवियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो इट इज डबल। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, बस ये एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट। या फिर उसकी एजम्पशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम ये बात कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी स्मॉल जी, वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। सो मैं देख लेता हूं इसमें क्या चीजें, इन दो चीजें, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एंड बाय द अजम्पशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कांस्टेंट रहती है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नो, वर्टिकल वेलोसिटी नो, और हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस नो। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी बताया, एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं किया, सो यही मेरा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल इज। याद रखिएगा, लीनियर वेलोसिटी की जब इस सर्कल के अंदर हम सर्कुलर पाथ पे किसी की डायरेक्शन मालूम करना चाहें तो टेंजेंट, ये पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी नहीं होती। तो सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है हमारे पास, इसलिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। लेकिन सर्कल के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी मालूम करने का तरीका ये कि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन मालूम करने का तरीका टेंजेंट है। सो अलोंग द टेंजेंट दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, बाकी इसके अलावा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं जनाब, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जी नहीं, लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछ रहा। ठीक है, अगर वो पूछता एंगुलर वेलोसिटी तो फिर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता था। नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम लोग। हमारे पास है a particle is thrown in xy plane with certain velocity, okay, its time of flight will be maximum if it is launched at an angle of, ये xy plane मेरा ख्याल है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने आपसे बात की है, वो चाह रहा आप कंफ्यूज हो जाएं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2 एक्सिस के अंदर होती है, 2 डायमेंशंस में होती है, तो एक्स वाई डायमेंशन 2 डायमेंशन है। सो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंके और वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाए, इसके लिए जरूरी है कि जो प्रोजेक्टेड एंगल है वो 45 डिग्री हो। सो 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलती है, तो मैक्सिमम रेंज पर जब जाएगा, जितनी दूर जाएगा उतनी ज्यादा देर तक हवा में रहेगा ना,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज करेगा. सो द आंसर इज 45 डिग्री. ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at an angle of 60 degree in xy plane. Okay, the horizontal component of velocity is 20 meter per second. Calculate initial velocity. अभी हम कर लेते हैं. मुझे बताइए, उसने जो वैल्यू दी है उसने कहा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मतलब है v नॉट x. हम किसके बराबर होता है? v नॉट cos थीटा के. ये प्रोजेक्टाइल मोशन से हम जानते हैं. सो v नॉट x यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है हमारे पास 20 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है. सो cos और थीटा हमारे पास है कितना? 60 डिग्री. सो आई बिलीव सो अब आप समझ गए होंगे 20 डिवाइडेड बाय cos 60 दैट गिव्स यू v नॉट. तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है. और मैं एक मिनट दीजिएगा, इसको फौरन मैं कैलकुलेटर से करता हूं. ठीक है, ओके, मेरा ये जवाब आ रहा है 40. कैलकुलेटर से करने पे 40 आ रहा है और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड. सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिस ऑप्शन. सॉरी. ओके जनाब, तो हमारा जो ऑप्शन है वो है 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आया हुआ है. ओके जनाब, नेक्स्ट वन हमारे पास है, कह रहा है आरपीएम इज द यूनिट ऑफ. तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है रेडियन पर सेकेंड. और हम वहां पे समझाते हैं कि रेडियन जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट कैन आल्सो बी मेजर्ड इन रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम. सो एंगुलर वेलोसिटी, सही है. सो मेरा ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी. ओके, आरपीएम. नेक्स्ट वन है मेरे पास जनाबे अली, जल्दी से आ जाओ भाई. ये रहा. ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम काफी दफा हमने किया हुआ है, जूल सेकेंड होता है हमारे पास. नेक्स्ट वन, टॉर्क इज डिफाइंड एज. ओके, तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज करते हैं, कई दफा मैंने वीडियोस में बताया, तो dl अपॉन dt दिस इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो हमने किसके बराबर बताया आपको? टॉर्क के बराबर. तो टॉर्क क्या होता है? दिस d अपॉन dt को कहते हैं रेट ऑफ चेंज. तो रेट ऑफ चेंज किसका? एंगुलर मोमेंटम का. एक से पहले मैंने वीडियो बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स. बी केयरफुल. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पहला ही ऑप्शन है हमारे पास. ओके, सही जवाब पे निशान लगाया ना, आमतौर पे मैं बता कुछ रहा हूं. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, नेक्स्ट वन, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स आर्म एंड. अच्छा जी, अब अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला लिख लें, टॉर्क का फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूं, आर क्रॉस एफ. तो मुझे बताइए इसमें एफ क्या है? फोर्स. और आर क्या है? फोर्स आर्म. वैसे तो ये हम कहते हैं कि जो ओरिजिन से लेकर जहां पर फोर्स लग रही है वहां तक का डिस्टेंस है, लेकिन दिस इज फोर्स आर्म. तो फोर्स आर्म मल्टीप्लाई बाय क्या है? फोर्स है. सो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स आर्म एंड फोर्स. सो मेरा ऑप्शन है फोर्स. ओके, नेक्स्ट वन, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज. तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? अब अगर आप एंगुलर मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला लगाएं, सो ये होता है आर क्रॉस पी. तो मुझे बताइए क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है? आर और पी, यानी पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ को रख के दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करते हैं तो थंब बताता है. तो जाहिर सी बात है आर और पी अगर इस डायरेक्शन में है, आर और इस डायरेक्शन में है, फर्ज करो पी है, तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम होगा दिस इज आउटसाइड द प्लेन. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर. यानी क्रॉस प्रोडक्ट बताता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब आता है ना वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है. थ्योरी है सिंपल. सो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सेम, लीनियर मोमेंटम नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. यस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड पी. नेक्स्ट वन, if both masses of the two bodies and distance between them are double, then the gravitational force between them. Okay, दोनों मैसेज भी डबल करना है एंड डिस्टेंस को भी डबल करना है, अगर मैंने सही समझा है तो. सो एज वी नो दिस फोर्स इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. सो न्यू फोर्स मेरे पास क्या होगी? अगर पहला मैस भी डबल हो जाए, दूसरा मैस भी डबल हो जाए, दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी डबल हो जाए. समझ में आ रहा है करने का तरीका? सो एफ डैश हमारे पास क्या होगा? 2 2 4 G m1 m2 अपॉन ये स्क्वायर 2 पे लगाएं तो दिस बिकम 4 और ये स्क्वायर r पे लगाएं r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल. तो ये सारी वैल्यू तो प्रीवियस फोर्स के बराबर है. इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आया. सो हमारा जो जवाब होगा इट इज रिमेन्स सेम. नेक्स्ट वन,
इफ रेडियस ऑफ द अर्थ इज डबल देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी, तो रेडियस और ग्रेविटी दोनों का ताल्लुक इनवर्स है। पिछली एमसीक्यूज की वीडियो में भी बात समझा चुका हूं आपको। सो अगर रेडियस बढ़ाएंगे ग्रेविटी कम हो जाएगी, सही है। सो डबल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, अच्छा कितनी कम होगी ये भी जरा बता देना, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ताकि जरा समझ में आए। तो देखिए ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये अर्थ की ग्रेविटी के लिए हमारे पास। ओके, सो द रेडियस ऑफ अर्थ इज डबल, इसको डबल कर दें। सो नई ग्रेविटी अर्थ की क्या होगी, कैपिटल जी एम ई अपॉन, अगर मैं रेडियस को डबल करता हूं और उस पर स्क्वायर लगाता हूं, सो ये स्क्वायर जब 2 पे आएगा दिस बिकम 1/4, ठीक है। बाकी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर एज इट इज। तो जो भी प्रीवियस वैल्यू है, जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी। तो 4 टाइम रिड्यूस, देखें ये जो 4 टाइम लिखा हुआ है इससे जरा बच के रहिएगा, ये 4 टाइम रिड्यूस नहीं लिखा, 4 टाइम लिखा है मतलब मल्टीप्लाई। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है 1/4, ओके। सो मेरा जो ऑप्शन है दिस इज 1/4। काफी अच्छे एमसीक्यूज बनाए हुए हैं इन लोगों ने, बहुत जरा सोच समझ के काम करना पड़ रहा है। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, तो कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ जी फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग ऑन एनी प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अगर एनी प्लैनेट की जगह हम अर्थ की ही बात कर लेते हैं, इसको मिटा लूं मैं, अर्थ की ही बात कर लूं, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी जो प्लैनेट है अर्थ, उस प्लैनेट के मास पे और प्लैनेट के रेडियस पे। जिस बॉडी को हम फॉल करा रहे हैं क्या उस बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है, जी नहीं, प्लैनेट के मास पे और प्लैनेट के रेडियस पे। तो मुझे बताइए मास ऑफ द प्लैनेट, यस इस पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस पे यस। मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, जी नहीं, मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ जी फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग ऑन एनी प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किससे, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज पावर इज गिवन बाय, पावर का फॉर्मूला को पता होना चाहिए। तो फोर्स डॉट वेलोसिटी डॉट हटाते हैं तो cos थीटा, सो दिस इज एफ वी cos थीटा। नेक्स्ट वन 1 किलोवाट आवर। ओके, ये जरा इसने जरा तमीज से बना दिया है, वरना एग्जाम में थोड़ा सा टफ भी किया हुआ है, याद रखिएगा। 1 किलोवाट आवर हमारे पास 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर है, इसलिए किलोवाट आवर किसका यूनिट है हमारे पास, एनर्जी का यूनिट है। ओके, और एग्जाम में ऐसे भी लिखा होता है 36 और 10⁵ जूल, प्लीज ये याद रखिएगा, दोनों सेम है। अगर 3.6 है तो 10⁶ है, और अगर 36 है तो 10⁵ है। ओके, तो इसका जरा ख्याल करना है। तो 3.6 10⁻⁶ पहला ऑप्शन सही है, दूसरा 36 है तो फिर पावर 6 लिख दी, फिर पावर 5 होनी चाहिए 36 लिखने पे। सो पहला ऑप्शन इज द गुड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। काफी दफा ये एमसीक्यू आ चुका है, मुझे लग रहा है इस साल का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन, इफ द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। काफी दफा करा चुका हूं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी पे स्क्वायर है, तो अगर वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम इंक्रीज करेगी ना, तो इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ओके, थोड़ा जल्दी भी करना है। स्पीड ऑफ द साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करती, साउंड की स्पीड डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, यस। साउंड की स्पीड डिपेंड करती है डेंसिटी पे, जी नहीं। मीडियम पर, अब मीडियम से मुझे समझ में नहीं आया यहाँ मीडियम से मतलब क्या है, क्या मीडियम से वो कहना चाह रहा है कि मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी, ओके मुझे नहीं समझ आया। और प्रेशर, जी नहीं, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन, दो चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डेंसिटी और प्रेशर। तो मैं किस पे निशान लगाऊं, जनाब अली मैं दोनों पे निशान लगा रहा हूं। अब आप बोलेंगे दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, आई नो डैट दो ऑप्शन नहीं हो सकते, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स, हम फिजिक्स को समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, बाय डिक्रीजिंग द मास ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम। क्या सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का ताल्लुक मास के साथ होता है, कई दफा ये एमसीक्यू मैं करवा चुका हूं। तो आप बोलेंगे जी नहीं, लेंथ के साथ और स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ है। जब टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता तो फ्रीक्वेंसी भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा। सो आप मास को कम करें ज्यादा करें, सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम।
आई बिलीव सो समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। मैथ्स पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी भी। ओके जनाब, इफ ए लिसनर मूव टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, लिसनर मूव कर रहे हैं स्टेशनरी सोर्स की तरफ, जब भी टुवर्ड्स होगा हमेशा जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो हमेशा इंक्रीज करती है। सो कह रहा है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय, जो वो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो क्या होगी, वो हमेशा ज्यादा होगी, इंक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट वन, इफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज बाय 2 टाइम देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम विल बी। तो ये भी पहले कराया हुआ, लेकिन एक बार फिर आपको बता देता हूं जरा इसको। देखिए वेलोसिटी साउंड की स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास गैमा आर टी अपॉन एम, राइट। अब नई वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी अगर हम गैमा आर टेम्परेचर को डबल कर दें। डबल क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीज बाय 2 टाइम, यस, और डिवाइडेड बाय एम कर देता हूं, ठीक है। सो मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये जो 2 है इसको रूट से मतलब इसको ऐसे कर दूं, अलग कर दूं, √2, और बाकी सब कुछ गैमा आर टी अपॉन एम एज इट इज। तो मेरा ख्याल है इतनी मैथमेटिक्स आती होगी, ऐसे ही होगा। और 2 का रूट क्या होता है 1.414, और ये सारी वैल्यू प्रीवियस वेलोसिटी के बराबर है। सो नई वेलोसिटी प्रीवियस वेलोसिटी से 1.41 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। सो द आंसर इज इंक्रीज बाय 1.414 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट वन, डिफ्रैक्शन ऑफ द एक्सरे इज पॉसिबल। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टल्स के जरिए होता है, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ इंतहाई कम होती है, लिहाजा एक्सरे की डिफ्रैक्शन याद रखिएगा 2 स्लिट से नहीं हो सकती। एक्सरे की डिफ्रैक्शन जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी नहीं होती, सीधी सीधी गुजर जाती है उसमें से भी। और तो किस में से होगी, क्रिस्टल्स में से होगी। तो द आंसर इज क्रिस्टल्स। नेक्स्ट वन, कह रहा है सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर ऑफ द स्क्रीन में जो फ्रिंज होती है वो ब्राइट होती है। तो इज ऑलवेज डार्क, ऑलवेज ब्राइट, ऑलवेज ब्राइट, हमेशा ब्राइट ही होगी, क्योंकि जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 होता है सेंट्रल फ्रिंज के लिए। नेक्स्ट वन, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर मूवेबल मिरर्स मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ λ/4 टू प्रोड्यूस ए पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना होगा? सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बात पढ़ी थी कि ये एक सोर्स है जिससे लाइट जाती है, सामने हमने सेमी पॉलिश एक ग्लास प्लेट रखी थी, यहां पे हमने एक फिक्स मिरर रखा हुआ था, यहां पर हम लोगों ने एक मूवेबल मिरर रखा हुआ था, ये मूवेबल था, ठीक है। सो यहां से लाइट का वो हिस्सा जो कि पॉलिश से टकराया वो रिफ्लेक्ट हो गया था, और जो ग्लास से टकराया वो सीधा चला गया वापस आया। अगर मैं इस मिरर को λ/4 मूव करता हूं तो ये जो रे है, फर्ज करो ये वाली रे को R1 कह दो और इस रे को कह दो R2, तो रे जाते वक्त अब कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगी? λ/4। तो वापस आते वक्त भी कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगी? λ/4। तो λ/4 का एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, दिस बिकम λ/2। बात समझ में आ रही है? फर्ज करें मैं और मेरे साथ एक और साहब हैं, हम दोनों चल रहे हैं, हम दोनों ने 1 कदम चला, 2 कदम चले, 3 कदम चले, और फिर वापस भी 1 2 3 वापस अपनी जगह पे आ गए। अब इसको ऐसे समझिएगा, हमने 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चले, वो वापस पलट गए, मैंने 1 कदम ज्यादा ले लिया 4। तो जब मैंने जाते वक्त 1 कदम ज्यादा लिया तो वापस आते वक्त भी तो 1 कदम ज्यादा ही होगा ना मेरा, यानी जाते वक्त 4 वापस आते वक्त 4 तो 8 हो गए ना। तो 1 कदम ज्यादा लेने का मतलब है टोटल 2 कदम मेरे 2 स्टेप्स ज्यादा हो गए। सो अगर जाते वक्त λ/4 है, आते वक्त λ/4, टोटल पार्ट डिफरेंस दोनों के दरमियान λ/2 का हो जाएगा। सो द आंसर इज λ/2। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 4000 है। ग्रेटिंग एलिमेंट ये भी मैंने आपको तरीका बताया था, मिलीमीटर है तो अब आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा। ग्रेटिंग एलिमेंट तो 4000 उसने दी हुई है, मिली है तो मैंने कहा था 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और पावर -1 लगाना है, बस ये तरीका है इसका। सो मुझे बताइए 3 0 3 0 6 हो जाएगा हमारे पास। सो पावर -1 का मतलब ये हुआ कि दिस इज 1/4 और 10 की पावर -6। क्या ख्याल है? -1 का मतलब ये होता है, और 1/4 का मतलब होता है 0.25 और 10 की पावर -6। तो अगर मैं पॉइंट को एक डिजिट आगे लेके चला जाऊं सो ये मेरे पास बन जाएगा 2.5 10⁻, जब भी पॉइंट सीधे हाथ की तरफ जाता है तो पावर नेगेटिव में इंक्रीज होती है, -6 है तो -7। सो 2.5 10⁻⁻7, दिस इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। पहले ही बताया कि लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस अगर 2f हो तो लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस भी 2f और 2f 4f हो जाता है। सो हमने पहले भी ये किया हुआ है, तो आंसर इज हमारे पास 4f। ओके, नेक्स्ट वन,
कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज बना रहा है ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो 20 सेंटीमीटर रियल इमेज का साइज है। मैं लिखता जाता हूं जरा साथ साथ ताकि जरा समझ में आ जाए। सो दिस इज इमेज का साइज, मतलब इमेज की हाइट हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओके, रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर, जो साइज है यानी हाइट है ऑब्जेक्ट की वो भी 20 सेंटीमीटर है जनाब। कह रहे हैं द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है अभी बता देते हैं। देखिए, क्या हम HI/H0 से मैग्निफिकेशन मालूम कर सकते हैं? आप बोलेंगे जी हाँ, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या है Q/P। तो इसका मतलब है Q/P को HI/H0 के बराबर रख सकता हूं। ओके जनाब, सो जनाब Q/P इज इक्वल टू 20/20। सही है, 20 से 20 कैंसिल, सो मेरे पास Q/P बराबर हुआ 1 के, और P को वहां ले जाऊं तो Q इज इक्वल टू P। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर हो? तो वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट हमने 2f पे रखा हो तो इमेज भी एग्जैक्टली कहां पे बनता है 2f पे। तो लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस 2f, तो लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस भी क्या होगा 2f होगा। सो इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर हो जाए, ये उसी सूरत में हो सकता है जब हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा हो 2f पे। ओके, सो कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो हमारा आंसर है 2f, राइट। नेक्स्ट वन, 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसको भी कर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, तो दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी H0 मुझे लिखना चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है, और उसे हमने प्लेस किया एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट। 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में, और फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ है मेरे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ द इमेज का जो साइज है HI, ये हमने मालूम करना है कि कितना है। वैसे बाय द वे अगर मुझे क्या याद है, रे डायग्राम्स याद है मुझे, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 10 में आपको पढ़ाया हुआ है, तो मैं यहां देख के बता सकता हूं फोकल लेंथ के डबल पर हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। जिस तरह अभी इससे पहले वाले MCQ में बात कर रहा था, तो फोकल लेंथ का डबल का मतलब है 2f पे ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, तो यहां से मुझे बताइए मेरे पास इमेज भी क्या 2f पर नहीं आएगा? अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है, 10 का डबल 20, तो इमेज भी 2f पे नहीं होगा, यानी इमेज भी 20 सेंटीमीटर पे नहीं बनेगा, है ना। बड़ी क्विकली मैंने Q निकाल लिया। अब जब Q मेरे पास आ गया तो H0 दिया हुआ है, HI मालूम करना कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, यानी HI/H0 इज इक्वल टू Q/P, बिल्कुल ऐसे रख दो। सो Q और P दोनों सेम है, यानी दोनों कितने हैं मेरे पास 20-20, सो 20-20 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। सो ये H0 उस तरफ चला जाएगा, सो यहां नजर आ रहा है, यस। सो HI किसके बराबर हो गया H0 के। सो H0 कितना है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, तो HI भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। समझ आ रही है ना, HI H0 दोनों बराबर थे। सो HI मेरे पास होगा 2 सेंटीमीटर, सो मेरा ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट वन, ओके, कह रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 76, आईपीस 4, द मैग्नीफाइंग पावर। अभी मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप F0/Fe, तो F0 हमारे पास कितना है 76, और Fe है हमारे पास आईपीस 4। सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बचे इधर लगाया 36, तो 4 9 जा मेरा ख्याल है 36 होता है, सही। सो दिस इज 19, सो मैग्निफिकेशन है 19, और कोई यूनिट नहीं होता इसका, सो द ऑप्शन इज 19, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, एंड दिस इज 41। कह रहा है कि अ कन्वर्जिंग लेंस बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। रे डायग्राम याद होनी चाहिए आपको, पता होगा कि हमने कुछ इस तरह बात की थी कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, सो इस डिस्टेंस पे ये हमारे पास फोकस है, अगर, और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन कहीं पर भी आ जाए, सो अब दूसरी तरफ इमेज नहीं बनता, इमेज इसी तरफ बनता है वर्चुअल इमेज, यानी जितनी भी लाइट रेज हैं वो सब क्या हो रही होती हैं, वो सब डाइवर्ज हो रही होती हैं। तो सब डाइवर्ज हो रही है, इसलिए दूसरी तरफ इमेज नहीं बनता, इमेज इस तरफ बनता है। तो डाइवर्जिंग की कंडीशन कब आती है? जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आ जाए। सो
बिटवीन एफ एंड 2f नहीं जी, एट 2f नहीं, बियॉन्ड 2f जी नहीं, इनसाइड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के इनसाइड, इनसाइड समझ आ रही है, फोकल लेंथ से इनसाइड। सो जो ऑप्शन है वो है हमारे पास इनसाइड द फोकल लेंथ। नेक्स्ट वन 42, द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द आई पीस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहां देखो अभी हमने न्यूमेरिकल किया भी है, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ की रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाती है ना, तो उसने जरा थोड़ा सा फलसफियाना अंदाज में कह दिया द रेशियो, रेशियो किसकी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, वो कितनी होती है हमेशा। तो अगर आप देखें तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की वैल्यू 76 हमेशा ज्यादा होती है और आई पीस की फोकल लेंथ हमेशा कम होती है, तो ये आंसर हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा ना, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। सो द आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दिस इज माय ऑप्शन। इसने नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है ये वाला कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द टू फोकल लेंथ, यस टू फोकल लेंथ की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जब होता ही ज्यादा है तो ग्रेटर देन 1 होगा यार, ठीक है। सो 42 हमारे पास हो गए और इसके बाद खत्म 42। थैंक यू सो मच, काफी अच्छे एमसीक्यूज बनाए थे, मुझे बड़े पसंद आए इनके। सो आपको मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आ रही होगी। इवन इफ यू थिंक कि कोई क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट मी, सही है, क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इससे आपने कुछ सीखा है तो लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।